नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कोई पहाड़ है जिसे पार करना मुश्किल है? एक ऐसी बाधा जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस पहाड़ को कैसे जीतें? तो आज हम बात करेंगे ब्रायना विस्ट की शानदार किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचानें, उनका सामना करें और अंत में उन्हें पार करें। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पर्वत का सामना करना। दोस्तों, ये वो पर्वत है जो हम सबके अंदर छिपा है। ये कोई असली पहाड़ नहीं है जिसे हम देख या छू सकें। ये हमारे दिल और दिमाग में बसी वो रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये हमारे डर हैं, हमारे संदेह हैं, हमारी वो पुरानी आदतें हैं जो अब काम नहीं आती, और वो सभी बातें हैं जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती हैं। ये पर्वत हमारे भीतर ही है और इसे पार करने के लिए हमें पहले इसे पहचानना होगा। ये वो परेशानियां हैं जिनसे हम भागते हैं, वो दर्द हैं जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, और वो अनकही बातें हैं जिन्हें हम अपने अंदर दबाए रखते हैं। क्या कभी आपको लगा है कि कोई चीज है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने से रोक रही है? शायद वो आपके अंदर की बेचैनी है, वो आत्मविश्वास की कमी है, या कोई पुराना जख्म है जो अभी तक भरा नहीं है। हाँ, यही है वो पर्वत जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां हमारी नाकामी, हमारे डर और हमारे दुखों की यादें दबी हुई हैं। और सच तो ये है कि जब तक हम इनका सामना नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादातर जब हम इन अंदरूनी पहाड़ों का सामना करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले इनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम मुश्किलों से दूर भागते हैं, अपनी डर को अनदेखा करते हैं और उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें तकलीफ होती है। लेकिन ये सिर्फ एक पल का आराम होता है ना? क्योंकि जब हम मुश्किलों से भागते हैं तो वो और भी बड़ी हो जाती हैं और हमारा डर और भी गहरा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी जंगली जानवर से डरकर भाग रहे हों, और भागते हुए हम और भी डरे हुए और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब हम अपनी तकलीफों को समझते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि ये पर्वत हमारी अपनी तरक्की के लिए कितने जरूरी हैं। ये हमें एक मौका देते हैं खुद को और बेहतर बनाने का, अपनी कमजोरियों से कुछ सीखने का और एक मजबूत इंसान बनने का। हमें यह समझना होगा कि यह पर्वत हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए है। ये हमें सिखाने के लिए है कि हम कैसे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो फिर हम इस पर्वत का सामना कैसे करें? शुरुआत होती है अपनी कमजोरियों को मानने से। ये एक मुश्किल कदम जरूर है, पर यह सबसे जरूरी भी है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अपनी कमजोरियों को मानने का मतलब है कि हम खुद के साथ ईमानदार हो रहे हैं, और यही ईमानदारी हमारे विकास की पहली सीढ़ी है। लेकिन सिर्फ मानना ही काफी नहीं है। हमें अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना होगा। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। हमें वो बातें छोड़नी होंगी जो हमें पीछे खींचती हैं, और उन आदतों को अपनाना होगा जो हमें आगे बढ़ाती हैं। हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने दिल को खोलना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा। यह याद रखना जरूरी है कि बदलाव में समय लगता है और हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। दोस्तों, हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हमारी जिंदगी में ये पर्वत सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, ये हमारी तरक्की का रास्ता है। हमें उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और हमें इनसे डरने की बजाय इनसे सीखना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को मान लेते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने पर्वत को पार कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने अपने पर्वतों का सामना कर रहे हैं, और हम सब में वो हिम्मत है जो हमें इन मुश्किलों से पार पाने में मदद कर सकती है। तो आज से डरना छोड़ो और अपने पर्वत का सामना करो। यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा पर चलें और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानें। अध्याय 2, आत्म तोड़फोड़ का जाल।
आत्म तोड़फोड़ एक अदृश्य दुश्मन है जो भीतर से काम करता है, हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं को सूक्ष्म रूप से कमजोर करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ हासिल करने की कगार पर हैं, केवल अस्पष्ट रूप से खुद को पीछे जाते हुए देखते हैं? दोस्तों, यही आत्म तोड़फोड़ है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां हम सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से अपनी सफलता और खुशी को कमजोर करते हैं। यह ऐसा है जैसे हमारे भीतर का एक छिपा हुआ हिस्सा हमारी सर्वोत्तम इरादों के खिलाफ काम कर रहा है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने से दूर रह जाते हैं। आत्म तोड़फोड़ कई रूपों में प्रकट होती है, अक्सर हानिरहित आदतों या तर्क संगत विकल्पों के रूप में प्रच्छन्न होती है। सबसे आम रूपों में से एक है टाल मटोल, काम को अंतिम समय तक टालने की कपटी कला। हम खुद से कहते हैं कि हम कल शुरू करेंगे, कि हम अभी तैयार नहीं हैं या कि समय सही नहीं है। हालांकि व्यावहारिकता की आड़ में टाल मटोल असफलता के गहरे डर को छिपाता है। सफलता का डर या जोखिम लेने के साथ आने वाली भेद्यता का डर छिपाता है। इसी तरह पूर्णतावाद भी आत्म तोड़फोड़ का एक चालाक रूप हो सकता है। हम अपने लिए असंभव रूप से उच्च मानक निर्धारित करते हैं, और जब हम अनिवार्य रूप से कम रह जाते हैं तो हम इसका उपयोग हार मानने या पहली जगह पर कभी शुरू नहीं करने के बहाने के रूप में करते हैं। पूर्ण नहीं होने का डर एक शक्तिशाली अवरोधक बन जाता है, जो हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और बढ़ने के लिए आवश्यक जोखिम उठाने से रोकता है। आत्म तोड़फोड़ का एक और सामान्य प्रकटीकरण आत्म विनाशकारी व्यवहार में शामिल होना है। ये व्यवहार ज्यादा खाने, नशा करने और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने जैसी व्यसनीय आदतों से लेकर आत्म आलोचना, दोष और नाराजगी जैसे नकारात्मक सोच पैटर्न तक हो सकते हैं। ये व्यवहार असुविधा से अस्थायी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन अंततः हमारी प्रगति को बाधित करते हैं और दुख के चक्रों को जारी रखते हैं। हम खुद को उन रिश्तों में बार बार शामिल पा सकते हैं जो अस्वस्थ हैं, या उन नौकरियों में बने रह सकते हैं जो असंतोषजनक हैं, क्योंकि एक अंतर्निहित विश्वास है कि यही हमारे लायक है। चक्र खुद को दोहराता है, एक सुपूर्ण भविष्यवाणी बनाता है, जहां हम अनजाने में उन अनुभवों को खोजते हैं जो हमारे नकारात्मक आत्मविश्वासों की पुष्टि करते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों सक्रिय रूप से अपनी भलाई के खिलाफ काम करेंगे? इसका उत्तर हमारे सचेत और अवचेतन मन की अक्सर विरोधाभासी इच्छाओं में निहित है। हमारा सचेत मन सफलता, खुशी और तृप्ति के लिए तरस सकता है, जबकि हमारा अवचेतन मन अक्सर पुराने आघातों, सीमित मान्यताओं और गहराई से अंतर्निहित भय से प्रेरित होता है। हमारा अवचेतन मन हमें सुरक्षित रखने के प्रयास में परिवर्तन को एक खतरे के रूप में देख सकता है, जिससे हम अनजाने में अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों को तोड़फोड़ करते हैं। संक्षेप में, हमारा अवचेतन एक पुरानी प्रोग्रामिंग में अटका हुआ है, जिससे हम उन अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं। इन पैटर्न से मुक्त होने के लिए जागरूकता और सचेत प्रयास की आवश्यकता है। हमें अपनी आंतरिक बातचीत के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए, उन सूक्ष्म तरीकों की पहचान करनी चाहिए जिनसे हम खुद को कमजोर करते हैं। जब हम खुद को टालमटोल करते हुए, आत्म विनाशकारी आदतों में लिप्त होते हुए या असंभव रूप से उच्च मानक स्थापित करते हुए पकड़ते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्यों? वह भय या सीमित विश्वास क्या है जो इस व्यवहार को बढ़ावा देता है? एक बार जब हम अपनी आत्म तोड़फोड़ के मूल कारणों को समझ जाते हैं, तो हम उन्हें दूर करने की रणनीतियां विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना, अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाना या जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना शामिल हो सकता है। आत्म तोड़फोड़ से मुक्त होना एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। यह आत्म खोज, आत्म करुणा और दृढ़ता की यात्रा है। इसमें असफलताएं होंगी, संदेह के क्षण होंगे और ऐसे समय आएंगे जब हमें लगेगा कि हार मान लेनी चाहिए। लेकिन जब हम इन आत्म तोड़फोड़ करने वाली प्रवृत्तियों से अवगत हो जाते हैं और अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास उन चक्रों से मुक्त होने की क्षमता है जो हमें वापस पकड़ते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो हमारी गहरी इच्छाओं के अनुरूप हो। आत्म तोड़ फोड़ को पहचानने की क्षमता हमारी शक्ति को पुनः प्राप्त करने और अपने जीवन का प्रभार लेने की दिशा में पहला कदम है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और आत्म करुणा की आवश्यकता होती है, लेकिन मुक्त होने के पुरस्कार अतुलनीय हैं। अंत में
यह सीखने के बारे में है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के बजाय अपने सहयोगी कैसे बने। अध्याय 3, विश्वासों और आदतों को आकार देना। हमारा विश्वास वह लेंस है जिनके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। वे अंतर्निहित धारणाएं और दृढ़ विश्वास हैं जो हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में रखते हैं। इनमें से कई विश्वास बचपन में बनते हैं, अक्सर अनजाने में, हमारे अनुभवों और हमारे देखभाल करने वालों और हमारे पर्यावरण से प्राप्त संदेशों के आधार पर। ये विश्वास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं, हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को आकार देते हैं। अक्सर हमें उनके प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं होती है। यदि हमें विश्वास है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो हम अनजाने में उन अनुभवों की तलाश करेंगे जो उस विश्वास की पुष्टि करते हैं। यदि हमें विश्वास है कि दुनिया खतरनाक है, तो हम डर और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करेंगे। ये विश्वास स्वपूर्ण भविष्यवाणियों की तरह काम करते हैं, सूक्ष्म रूप से हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जो हमारी नकारात्मक मान्यताओं को पुष्ट करते हैं। हालांकि हमारे विश्वास तय नहीं हैं, वे तथ्य नहीं हैं, वे वास्तविकता की केवल व्याख्याएं हैं जिन्हें फिर से आकार दिया जा सकता है और बदला जा सकता है। अपने विश्वासों की जांच करके और उनकी वैधता पर सवाल उठाकर हम अपने दृष्टिकोण को बदलने और एक वास्तविकता बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं जो हमारी गहरी इच्छाओं के साथ अधिक संरेखित है। अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की यह प्रक्रिया आत्म आलोचना के बारे में नहीं है, यह आत्म खोज के बारे में है। यह उन कहानियों की जांच करने के बारे में है जो हमने खुद से कही हैं, और यह पूछने के बारे में है कि क्या वे कहानियां अभी भी हमारी सेवा कर रही हैं? क्या ये विश्वास हमारे विकास और कल्याण में योगदान दे रहे हैं या वे हमें पीछे रख रहे हैं? यदि वे सीमित हैं, तो हमारे पास उन्हें जाने देने और उन्हें उन विश्वासों से बदलने का चुनाव करने की शक्ति है जो अधिक सशक्त और सहायक हैं। विश्वासों के अलावा हमारी आदतें वे कार्य हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। वे दिनचर्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बनाती हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर हमारी भावनात्मक भलाई तक सब कुछ आकार देती हैं। आदतें दोहराव के माध्यम से बनती हैं, इसलिए चाहे हम सकारात्मक आदतों में शामिल हों या नकारात्मक आदतों में, वे हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित रास्ते बन जाते हैं जिससे उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि चुनौतीपूर्ण होने पर नई आदतों को विकसित करना असंभव नहीं है। इसके लिए सचेत प्रयास, निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता है। हमारी आदतों को फिर से आकार देने की कुंजी छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें समय के साथ बनाए रखा जा सकता है। अपने पूरे जीवन को रात भर में बदलने की कोशिश करने के बजाय हम धीरे धीरे समायोजन कर सकते हैं जिससे हम नई दिनचर्या और व्यवहार के पैटर्न बना सकें। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आदतों को बदलने के लिए इच्छा शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है। हमें इस प्रक्रिया को आत्मकरुणा और क्षमा के साथ अपनाना चाहिए, ये स्वीकार करते हुए कि असफलताएं यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है। हम अनिवार्य रूप से लड़खड़ाएंगे, लेकिन अपूर्णता के ये क्षण सीखने और विकसित होने के अवसर हैं। पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके हम स्थायी आदतें बना सकते हैं जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान करती हैं। इसके अलावा विश्वासों और आदतों दोनों को बदलने के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि हम एक सहायक वातावरण बनाएं। यह आवश्यक है कि हम उन लोगों से घिरे रहें जो हमारे विकास को प्रोत्साहित करते हैं, न कि वे जो हमारे पुराने पैटर्न को जारी रखते हैं। इसका अर्थ कुछ व्यक्तियों के साथ सीमाएं निर्धारित करना या समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समुदायों की तलाश करना हो सकता है जो हमारी प्रेरणा देते हैं और हमारे परिवर्तन का समर्थन करते हैं। अपने विश्वासों और आदतों को फिर से आकार देना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए व्यक्तिगत विकास के लिए एक सक्रिय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अपने विचारों, कार्यों और उन संदेशों के प्रति सचेत रहना जो हम खुद को भेज रहे हैं। ये एक आजीवन यात्रा है और इसे जिज्ञासा, स्वीकृति और करुणा के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। अपने विश्वासों और आदतों को सचेत रूप से आकार देकर हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आत्म तोड़फोड़ करने वाले पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो सार्थक और पूर्ण दोनों हो। यह परिवर्तन रात भर की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपनी आंतरिक दुनिया को फिर से आकार दे सकते हैं और एक ऐसी वास्तविकता बना सकते हैं जो आपकी उच्चतम क्षमता को दर्शाती है।
अध्याय 4। भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। भावनाएं वे शक्तिशाली ताकत हैं जो जीवन के हमारे अनुभव को आकार देती हैं। अक्सर हमें अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के लिए सिखाया जाता है। उन्हें कमजोरी या भेद्यता के संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि हमारी भावनाएं हमारे मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है, मूल्यवान मार्गदर्शक जो हमें गहरे आत्म जागरूकता और समझ की ओर ले जा सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को तर्क संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तर्क और कारण से उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं को तार्किक होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उन्हें महसूस करने के लिए बनाया गया है। उन्हें दबाने की कोशिश करना एक ज्वार को रोकने की कोशिश करने जैसा है। यह थोड़े समय के लिए प्रबंधनीय लग सकता है, लेकिन अंततः दबाव बनेगा और भावनाएं अधिक तीव्रता के साथ उभरेंगी। जब हम अपनी भावनाओं को सतह पर आने देते हैं तो हम उन्हें समझने और उनसे सीखने का मौका देते हैं। उन्हें अनदेखा करने से केवल आगे दमन होगा और बाद में अधिक तीव्र अभिव्यक्तियां होंगी। भावनात्मक कार्य के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक उन नकारात्मक भावनाओं का सामना करना है जिनसे हम अक्सर बचने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रोध, उदासी, डर और शर्म। ये भावनाएं बेहद असहज हो सकती हैं और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें दूर धकेलना या उनसे खुद को विचलित करना है। लेकिन जब हम उनसे बचते हैं तो हम अपने और अपनी आवश्यकताओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से भी बच रहे हैं। प्रत्येक नकारात्मक भावना एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करती है, जो एक अधूरी आवश्यकता की ओर इशारा करती है, एक ऐसी सीमा जिसे पार कर लिया गया है, या एक अनसुलझा संघर्ष। उदाहरण के लिए, क्रोध यह संकेत दे सकता है कि हम अपमानित या अनसुना महसूस करते हैं। उदासी किसी नुकसान या अधूरी इच्छा का संकेत दे सकती है। डर हमारे जीवन के एक ऐसे क्षेत्र को उजागर कर सकता है जहां हम कमजोर महसूस करते हैं। और शर्म यह दर्शा सकती है कि हम किसी तरह से पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लक्ष्य नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से हमारे जीवन से दूर करना नहीं है, क्योंकि वे एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ रूप से संसाधित करना और उन्हें हमारी अपनी समझ में एकीकृत करना सीखना है। हमारी भावनाओं का न्याय करने या उन्हें महसूस करने के लिए खुद का न्याय करने के बजाय हमें उन्हें सूचना के मूल्यवान स्रोतों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहीं पर भावनात्मक स्वीकृति की अवधारणा आवश्यक हो जाती है। भावनात्मक स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि हम नकारात्मक भावनाओं को पसंद करते हैं या हमें दुख का अनुभव करने में आनंद आता है, बल्कि इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम एक विशेष भावनात्मक अनुभव कर रहे हैं और बिना किसी निर्णय के खुद को इसे पूरी तरह से महसूस करने देना है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को उनसे लड़ने के संघर्ष से मुक्त कर लेते हैं। अपनी भावनाओं से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हम उस ऊर्जा का उपयोग उन्हें समझने और उनसे सीखने के लिए कर सकते हैं। भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की यह प्रक्रिया आत्म खोज के लिए आवश्यक है। अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति अधिक जागरूक होकर हम अपनी आवश्यकताओं, अपने मूल्यों और अपनी इच्छाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई आत्म जागरूकता हमें सचेत विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाती है, जो हमारे वास्तविक स्वयं के साथ संरेखित होते हैं, न कि अचेतन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के संपर्क में होते हैं तो उन्हें दबाने के बजाय रचनात्मक रूप से व्यक्त करना आसान हो जाता है। यह हमें अपने रिश्तों में अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद कर सकता है, अपनी जरूरतों की वकालत कर सकता है और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना सकता है। भावनाओं को व्यक्त करने की यह क्षमता हमारे रिश्तों में विश्वास और अंतरंगता बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तो हम विपत्ति के समय में अधिक लचीले बन जाते हैं। हम उन अपरिहार्य चुनौतियों और झटकों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं जो जीवन हमारे रास्ते में फेंकता है। हम पहचानते हैं कि हमारी भावनाएं स्थिर नहीं हैं, वे ज्वार की तरह बहती और बहती हैं। इस समझ के साथ हम जीवन के उतार चढ़ावों को अधिक शांत और आंतरिक शांति के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हमारी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना आत्म करुणा और आत्म खोज की यात्रा है। हम खुद के साथ दया, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि हम सभी अपूर्ण हैं और हमारी भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक हिस्सा हैं। अपनी भावनाओं को जैसा है वैसा ही अपनाने से
हम गहरे उपचार, विकास और परिवर्तन के लिए स्थान बनाते हैं। हमारे भावनात्मक अनुभवों की वैधता को स्वीकार करके हम उन घावों को ठीक करना शुरू करते हैं जो हमें प्रामाणिक और सार्थक जीवन जीने से रोकते हैं। अध्याय 5, शक्ति और लचीलापन विकसित करना। हमें आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये वो गुण हैं जो हमें जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने और दूसरी तरफ से मजबूत होकर निकलने के लिए सशक्त बनाते हैं। जीवन एक सहज, सीधा रास्ता नहीं है। यह ऊंचाइयों और चढ़ावों, सफलताओं और असफलताओं की एक श्रृंखला है। प्रतिकूल परिस्थितियों से वापस उछालने, साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करने और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता व्यक्तिगत विकास और भलाई के लिए आवश्यक है। अनुकूलन और विकास की इस क्षमता को हम लचीलापन कहते हैं, और यह एक निश्चित विशेषता नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। शक्ति और लचीलापन विकसित करना इस बारे में नहीं है कि जीवन आसान है या हमारे संघर्षों की वास्तविकता को नकारना। इसके बजाय यह मानव अनुभव की पूरी श्रृंखला को स्वीकार करने के बारे में है। यह स्वीकार करना कि कठिनाइयां जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और उनसे सीखने और विकसित होने की हमारी क्षमता को अपनाना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे हमें बनाने के लिए हैं। यह हमारे संघर्ष के क्षणों में है कि हम अपनी सच्ची ताकत की खोज करते हैं, उन आंतरिक संसाधनों को विकसित करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि हमारे पास हैं। लेकिन वास्तव में शक्ति क्या है? क्या यह भय की अनुपस्थिति है? दर्द सहने की क्षमता? सच्ची शक्ति चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है। यह साहस और भेद्यता के साथ उनका सामना करने के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम मुश्किल समय का सामना करेंगे, कि हम ठोकर खाएंगे और कि हम अनिश्चितता के क्षणों का अनुभव करेंगे। शक्ति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। यह अनुग्रह और लचीलेपन के साथ संघर्ष को नेविगेट करने की क्षमता है। शक्ति और लचीलापन विकसित करने का एक हिस्सा असफलता पर हमारे दृष्टिकोण को बदलना है। असफलता को अपर्याप्तता के संकेत के रूप में देखने के बजाय हम इसे सीखने और विकास के लिए एक मूल्यवान अवसर के रूप में देख सकते हैं। हमारी प्रत्येक गलती, हमें जो भी झटका लगता है, वह इस बात पर विचार करने का मौका है कि हमने क्या किया, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं। अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय हम उनका उपयोग प्रगति के पथ पर कदम पत्थर के रूप में कर सकते हैं। लचीलापन विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण घटक परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है। जीवन लगातार विकसित हो रहा है और नई परिस्थितियों और नई स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। कठोर सोच और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में असमर्थता, तनाव, अभिभूतता और शक्तिहीनता की भावनाओं को जन्म दे सकती है। हम जितने अधिक अनुकूल होते हैं, हम जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति को नेविगेट करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। इसमें अक्सर हमारी अपेक्षाओं को छोड़ना और यह स्वीकार करना शामिल होता है कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए या उससे कम के लिए समझौता करना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, बल्कि इसका अर्थ है लचीला होना और नई संभावनाओं के लिए खुले रहना सीखना, यह जानते हुए कि जीवन अनिवार्य रूप से हमें अप्रत्याशित मोड़ों के साथ प्रस्तुत करेगा। स्वकरुणा लचीलापन के विकास में एक और महत्वपूर्ण घटक है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने साथ उसी दया, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करें जो हम एक दोस्त तक बढ़ाते हैं। हमारी कमियों के लिए खुद को कठोरता से आंकने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी अपूर्ण हैं, कि हम सभी कभी कभी संघर्ष करते हैं और यह कमजोर होना ठीक है। आत्मकरुणा कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का एक स्रोत है। जब हम अपने साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक लचीले बन जाते हैं। हम उन आंतरिक संसाधनों को विकसित करते हैं जिनकी हमें झटकों से वापस उछालने और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। स्वकरुणा के अलावा एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन लोगों के साथ जुड़ना शामिल है जो हमारी परवाह करते हैं और जो हमें भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। परेशानी के समय में यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जिनकी ओर हम मदद के लिए मुड़ सकते हैं।
ऐसे लोग जो हमें सुनने के लिए कान दे सकते हैं, और ऐसे लोग जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिला सकते हैं। हम अक्सर यह महसूस नहीं करते हैं कि हम कितनी शक्ति रखते हैं, और जब तक हम मुश्किल समय का सामना नहीं करते हैं, तब तक हमारे पास कितना साहस है। विपत्ति से वापस उछालने की क्षमता मानव विकास और परिवर्तन की हमारी क्षमता का प्रमाण है। असफलता पर हमारे दृष्टिकोण को बदलकर, परिवर्तन के अनुकूल होकर, आत्म करुणा का अभ्यास करके और एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करके हम आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित कर सकते हैं, जो हमें अधिक आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त करेगा। यह अपने भीतर की अटूट शक्ति की खोज करने के बारे में है, ये जानते हुए कि जो भी हो, हमारे पास वापस उठने और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने की क्षमता है। अध्याय 6, पर्वत को पार करना। अपने आंतरिक पर्वत को पार करने की यात्रा हमारी सभी लड़ाइयों को जादुई रूप से समाप्त करने या पूर्ण ज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह सीखने के बारे में है कि अधिक आत्म जागरूकता, शक्ति और करुणा के साथ जीवन की चुनौतियों को कैसे नेविगेट किया जाए। यह हमारे संघर्षों के साथ हमारे संबंधों को बदलने के बारे में है। उन्हें अपने विकास के अवसरों के रूप में देखना है, न कि उन बाधाओं के रूप में जो हमें अपनी इच्छित जीवन जीने से रोकती हैं। पर्वत को पार करने की दिशा में पहला कदम यह स्पष्ट रूप से समझना है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य क्या हैं? हमारे सपने क्या हैं? वह जीवन क्या है जिसकी हम अपने लिए कल्पना करते हैं? एक बार जब हमें इन सवालों पर स्पष्टता मिल जाती है, तो हम वहां पहुंचने के लिए एक रोड मैप विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यह रोड मैप एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक घुमावदार रास्ते की तरह अधिक है, जिसमें अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ हैं। हालांकि अपनी दृष्टि को स्पष्ट करके और अपने इरादों को समझकर हम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को एक दिशा देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम पूर्णतावाद के जाल में न पड़ें। हमारा रास्ता परिपूर्ण से बहुत दूर होगा और हम गलतियां करेंगे। हालांकि ये झटके मूल्यवान सीखने के अनुभव हैं, जो हमें अपने बारे में और जो बदलने की आवश्यकता है उसके बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अपनी अपूर्णताओं से निराश होने के बजाय हम करुणा के साथ अपनी यात्रा को अपना सकते हैं, खुद को अपनी गलतियों से सीखने और विकसित होने के लिए जगह दे सकते हैं। पारगमन के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण कदम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी जो हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी, ऐसी चीजें जिन्हें हमें बस स्वीकार करना होगा और जो अभिभूत करने वाली लग सकती हैं। हालांकि इन परिस्थितियों के भीतर हमारे पास हमेशा यह चुनने की शक्ति होती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। हम अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना और निराशा की स्थिति में गिरना चुन सकते हैं, या हम अपनी एजेंसी पर ध्यान केंद्रित करना और आगे का रास्ता खोजना चुन सकते हैं। जिन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं और परिस्थितियों के निष्क्रिय शिकार होने के बजाय अपने जीवन में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। पारगमन में उन चीजों को जाने देने की प्रक्रिया भी शामिल है जो अब हमारी सेवा नहीं करती हैं। इसमें सीमित मान्यताओं, अस्वस्थ आदतों, जहरीले रिश्तों और अन्य बंधनों को छोड़ना शामिल हो सकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जाने देने का कार्य अतीत को नकारने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि ये चीजें नहीं हुई, बल्कि यह अतीत की पकड़ से खुद को मुक्त करने के बारे में है, ताकि हम वर्तमान को पूरी तरह से अपना सकें और एक ऐसा भविष्य बना सकें जो हमारी सर्वोच्च क्षमता के साथ संरेखित हो। इसका अर्थ यह भी है कि हमें भेद्यता और असुविधा को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा आराम क्षेत्र सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन यह हमें बढ़ने, बदलने और स्वयं की भावना का विस्तार करने से भी रोकता है। पर्वत को पार करने के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने और नए अवसरों और संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम चुनौतियों से बचकर नहीं, बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करके पारगमन प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाई के इन समय में हम अक्सर आंतरिक शक्ति के भंडार को खोजते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि हमारे पास हैं। पर्वत डरने की कोई चीज नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में गले लगाने की चीज है। अपने आप को विकास और सीखने के लिए प्रतिबद्ध करके हम अपने आप को अधिक लचीला, दयालु और सशक्त संस्करण बना सकते हैं। इस यात्रा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करके हम अपने संघर्षों को विकास और सीखने के अवसरों में बदल देते हैं। अध्याय 7,
खुद से दोस्ती करना यह पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। ये उन खूबसूरत अपूर्णताओं को अपनाने के बारे में है जो हमें इंसान बनाती हैं। अक्सर हम अपने सबसे कठोर आलोचक होते हैं, लगातार अपनी गलतियों, कमियों और कथित कमियों के लिए खुद का न्याय और आलोचना करते हैं। हम आत्म संदेह, आत्म आलोचना और शर्म की एक निरंतर आंतरिक टिप्पणी करते हैं, एक निरंतर आंतरिक लड़ाई बनाते हैं जो हमें सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करने से रोकती है। आत्म स्वीकृति की इस कमी की जड़ अक्सर अतीत के अनुभवों और सीमित मान्यताओं में होती है, जो हमारी योग्यता और क्षमताओं की विकृत धारणा बनाती है। हम मान सकते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, पर्याप्त सुंदर नहीं हैं या पर्याप्त सफल नहीं हैं। ये मान्यताएं स्वपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती हैं, जो हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को उन तरीकों से आकार देती हैं जो हमारे आत्म संदेह को जारी रखते हैं। हम बाहरी स्रोतों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे दूसरों से स्वीकृति, उपलब्धियां या भौतिक संपत्ति, ताकि भीतर के शून्य को भरने का प्रयास किया जा सके। हालांकि सच्ची आत्म स्वीकृति बाहरी दुनिया से मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह हमारी अपनी योग्यता को अपनाने और हमारी कमियों के साथ हम जो हैं उसमें मूल्य देखने के बारे में है। आत्म स्वीकृति की इस यात्रा में खुद के साथ उसी दया, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करना सीखना शामिल है जो हम एक प्रिय मित्र तक बढ़ाएंगे। यह अपने आंतरिक आलोचक को एक तरफ रखने और खुद को कोमल धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना सीखने के बारे में है। जब हम लड़खड़ाते हैं तो हमें खुद को पीटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और अनुग्रह और क्षमा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह बुरे व्यवहार को बहाना देने या बदलने की आवश्यकता से इनकार करने के बारे में नहीं है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम सभी विकास की प्रक्रिया में हैं और यह कि हम सभी गलतियां करते हैं। आत्म स्वीकृति अपनी कमियों से इनकार करने के बारे में नहीं है। यह बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करने और यह पहचानने के बारे में है कि हमारी अपूर्णताएं ही हमें अद्वितीय और विशेष बनाती हैं। इसका अर्थ पूर्ण होने की आवश्यकता को छोड़ना और आत्म खोज की गंदी, अपूर्ण यात्रा के मूल्य को पहचानना है। यह पूर्णता के भ्रम पर अपनी पकड़ छोड़ने और हमारी पूरी ताकत, कमजोरियों और भेद्यताओं के साथ अपने अस्तित्व की समग्रता को अपनाने के बारे में है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, खासकर जब हमने खुद की आलोचना करने और यह मानने में वर्षों बिताए हैं कि हम काफी नहीं हैं। हालांकि आत्म स्वीकृति के पुरस्कार अतुलनीय हैं। जब हम खुद के साथ शांति बनाते हैं तो हम खुद को आत्म संदेह की कैद से मुक्त करते हैं और आंतरिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता के लिए जगह बनाते हैं। आत्म स्वीकृति को अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती देना शुरू करें। हमें उस आंतरिक टिप्पणी के प्रति जागरूक होना चाहिए जो आत्म संदेह को जारी रखती है और इसे अधिक सहायक और उत्साहजनक संदेशों से बदलने का चुनाव करना चाहिए। यह खुद से उसी दया, सहानुभूति और करुणा के साथ बात करना सीखने के बारे में है जो हम एक प्रिय मित्र या प्रियजन तक बढ़ाएंगे। हम प्रत्येक सुंदर, अद्वितीय और प्रेम और सम्मान के योग्य हैं। एक और अभ्यास जो हमें खुद के साथ शांति बनाने में मदद कर सकता है वह है कृतज्ञता। अपने बारे में हम जिन चीजों की सराहना करते हैं, जैसे हमारी ताकत, हमारी प्रतिभा और हमारे सकारात्मक गुण, उन पर ध्यान केंद्रित करके हम अपना ध्यान अपनी कथित कमियों से दूर कर सकते हैं और आत्म मूल्य की अधिक भावना पैदा कर सकते हैं। यह अपने भीतर की अच्छाई को नोटिस करने, जीवन में किए गए प्रयास को स्वीकार करने और हमारी सफलताओं का जश्न मनाने के बारे में है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। यह अभ्यास हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और अपने बारे में अधिक संतुलित और स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकता है। खुद के साथ शांति बनाना एक आजीवन यात्रा है। ऐसे क्षण आएंगे जब हम ठोकर खाएंगे, जब हमारा आंतरिक आलोचक फिर से उभर आएगा और जब आत्म संदेह वापस आ जाएगा। हालांकि जब हम आत्म स्वीकृति के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं तो हम इन क्षणों को अधिक अनुग्रह और समझ के साथ नेविगेट करने के लिए लचीलापन और करुणा विकसित करते हैं। खुद के साथ शांति बनाना समग्रता और आंतरिक सद्भाव की भावना पैदा करने के बारे में है। जब हम अपनी अपूर्णताओं को अपनाते हैं तो हम उपचार, विकास और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं।
और हम महसूस करते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। खुद को स्वीकार करके हम सीखते हैं कि हम पहले से ही पर्याप्त हैं, कि हमारी कमियां हमें इंसान बनाने का हिस्सा हैं और हम प्रेम और स्वीकृति के योग्य हैं जैसे हम हैं। अध्याय 8, नकारात्मकता को छोड़ना। नकारात्मकता एक भारी लबादे की तरह हो सकती है जो हमें नीचे दबाती है और हमारी दृष्टि को अस्पष्ट करती है। यह जहरीली ऊर्जा है जो हमारी प्रेरणा को कम कर सकती है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकती है और वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत कर सकती है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में नकारात्मकता के स्रोतों को सक्रिय रूप से दूर करें ताकि हम विकास, सकारात्मकता और खुशी के लिए जगह बना सकें। हम अक्सर महसूस नहीं करते हैं कि हम कितनी नकारात्मकता अपने साथ लेकर चलते हैं। हम नकारात्मक लोगों से घिरे हो सकते हैं, नकारात्मक विचारों में लिप्त हो सकते हैं या नकारात्मक मीडिया का उपभोग कर सकते हैं जो लगातार दुनिया के निराशावादी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। यह नकारात्मकता समय के साथ जमा हो जाती है, हमारे मूड, हमारे ऊर्जा स्तर और हमारे समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। नकारात्मकता शिकायत करने, आलोचना करने, निर्णय लेने, दोष देने और अन्य विनाशकारी व्यवहारों में शामिल होने के रूप में प्रकट हो सकती है जो हमें दुखी और असंतुष्ट महसूस कराते हैं। यह आंतरिक नकारात्मक आत्मचर्चा का रूप भी ले सकता है। वे कपटी विचार जो हमें बताते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हम कभी सफल नहीं होंगे और हम खुश रहने के लायक नहीं हैं। यह नकारात्मक सोच के पैटर्न इतने अंतर्निहित हो सकते हैं कि हमें यह भी एहसास नहीं होता कि वे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जो हमारी नकारात्मक मान्यताओं को मजबूत करते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने की दिशा में पहला कदम इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना है। इसके लिए एक निश्चित स्तर के आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है, हमारे विचारों, भावनाओं और दुनिया के साथ हमारी बातचीत पर ध्यान देना। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, तो हम उनके प्रभाव को कम करने के लिए सचेत प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब नकारात्मक लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना, नकारात्मक मीडिया की हमारी खपत को सीमित करना और हमारे नकारात्मक सोच पैटर्न को चुनौती देने के लिए कदम उठाना हो सकता है। इसका यह भी मतलब है कि हमें अपने लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। इसमें प्रकृति में समय बिताना, उन गतिविधियों में शामिल होना जो हमें खुशी देती हैं और अपने आप को उन लोगों से घेरना शामिल हो सकता है जो सहायक और उत्साहवर्धक हैं। एक सकारात्मक वातावरण बनाना नकारात्मक अनुभवों की वास्तविकता से इनकार करने के बारे में नहीं है। यह एक बफर बनाने के बारे में है जो हमें उन जहरीले प्रभावों से बचाता है जो हमारे कल्याण को कमजोर कर सकते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने में एक और महत्वपूर्ण कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। अपने जीवन में हम जिन चीजों की सराहना करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं। कृतज्ञता में हमारी भावनाओं को बदलने की शक्ति है। नकारात्मकता को खुशी, शांति और संतोष की भावनाओं से बदलना। ये उन चुनौतियों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है जिनका हम सामना करते हैं। यह हमारे जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के बारे में है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। यह आंतरिक संतुलन की भावना पैदा करने में मदद करता है जो हमें अधिक लचीला और नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। कृतज्ञता को विकसित करने के अलावा हम अधिक आशावादी मानसिकता विकसित करने पर भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब कठिनाइयों की संभावना से इनकार करना नहीं है। इसके बजाय इसका अर्थ है चुनौतियों को आशा और उन्हें दूर करने की हमारी क्षमता में विश्वास की भावना के साथ अपनाना। आशावाद एक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में है जो हर स्थिति में अच्छाई की संभावना को देखता है। यह हमारी विकास और परिवर्तन की क्षमता में विश्वास करने के बारे में है और अंततः चीजें बेहतर के लिए काम करेंगी। जब हम आशावादी होते हैं तो हम चुनौतियों का अधिक रचनात्मकता, लचीलेपन और एजेंसी की भावना के साथ सामना करते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण घटक आत्मकरुणा का अभ्यास करना है। जब हम संघर्ष कर रहे हों तो यह आवश्यक है कि हम अपने साथ उसी दया, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करें जो हम एक दोस्त तक बढ़ाएंगे। हमारी कमियों के लिए खुद को कठोरता से आंकने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी अपूर्ण हैं, कि हम सभी कभी कभी संघर्ष करते हैं और यह कमजोर होना ठीक है।
जब हम आत्म करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम एक आंतरिक वातावरण बनाते हैं जो आत्म निर्णय और आलोचना से मुक्त होता है। नकारात्मकता को छोड़कर हम सकारात्मकता, खुशी और विकास को पनपने के लिए जगह बनाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और हमें अपने जीवन में प्रभावों के प्रति लगातार जागरूक रहना चाहिए। अंत में यह एक ऐसा वातावरण विकसित करने के बारे में है जो हमारे कल्याण का समर्थन करता है, जिससे हम अधिक स्पष्टता, शांति और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ जी सकें। अध्याय 9, सीमाएं स्थापित करना। यह वो अदृश्य सीमाएं जिन्हें हम अपनी भलाई, अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए खींचते हैं। सीमाएं स्वस्थ रिश्तों, आत्मसम्मान और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं। वे स्वार्थी या लापरवाह होने के बारे में नहीं हैं, बल्कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदारी लेने और यह सुनिश्चित करने के बारे में हैं कि हमारे साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। स्वस्थ सीमाओं के बिना हम खुद को लगातार खुद से आगे बढ़ते हुए, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करते हुए या दूसरों को हमारा फायदा उठाने की अनुमति देते हुए पा सकते हैं। हम नाराज और थके हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा दे रहे हैं और बदले में कभी कुछ नहीं पा रहे हैं। यह असंतुलन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, जिससे थकान, चिंता और अवसाद हो सकता है। स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा वह है जो हमारे साथ है। इसमें हमारी आवश्यकताओं का सम्मान करना, हमारी सीमाओं का सम्मान करना और हमारी अपनी भावनात्मक भलाई के लिए जिम्मेदारी लेना शामिल है। इसका यह भी अर्थ है कि जब आवश्यक हो तो नहीं कहने के लिए तैयार रहना और अपनी स्व देखभाल को प्राथमिकता देना। जब हम सीमाओं का अभाव रखते हैं तो हम दूसरों से हेरफेर और नियंत्रण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हम लोगों को खुश करने वाले बन सकते हैं, उन चीजों से सहमत हो सकते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों का त्याग कर सकते हैं। यह व्यवहार आत्म मूल्य की कमी से उपजा है और इस गलत विश्वास से है कि हम प्यार और सम्मान के तभी योग्य हैं जब हम दूसरों को खुश करें। हालांकि यह दृष्टिकोण अस्थिर है, अक्सर हमें थका हुआ, नाराज और असंतुष्ट महसूस कराता है। सीमाएं हमारे सभी रिश्तों में आवश्यक हैं, जिसमें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और रोमांटिक भागीदारों के साथ रिश्ते भी शामिल हैं। सीमाएं निर्धारित करना हमारे जीवन के लोगों को अस्वीकार करने या त्यागने के बारे में नहीं है। यह एक स्पष्ट भावना स्थापित करने के बारे में है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यह सम्मान, आपसी समझ और एक दूसरे की व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान पर बने स्वस्थ बातचीत के लिए एक ढांचा बनाने के बारे में है। इससे अधिक सार्थक और पूर्ण संबंध बनाने में मदद मिलेगी। जब हम अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं तो हम अपने रिश्तों में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। दूसरों को पता है कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या बर्दाश्त करने को तैयार हैं और हम क्या नहीं करेंगे। संचार की यह स्पष्टता संघर्ष को कम करने और खुली, ईमानदार बातचीत के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती है। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकताओं के संपर्क में रहें। इसमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए समय निकालना और यह पहचानना शामिल है कि हम कब असहज, थके हुए या अपमानित महसूस करते हैं। हमें अपनी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक होना होगा ताकि हम उन स्थितियों और रिश्तों की पहचान कर सकें जो हमारी सीमाओं को पार कर सकती हैं। एक बार जब हम अपनी आवश्यकताओं के संपर्क में आ जाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट और मुखर रूप से संप्रेषित करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब आक्रामक या टकरावपूर्ण होना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम अपने संकल्प में दृढ़ और अडिग रहें। इसका अर्थ है आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी आवश्यकताओं को बताना और इस अपेक्षा को छोड़ देना कि हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सीमाएं निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हम लोगों को खुश करने या संघर्ष से बचने के आदी हों। हालांकि स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के लाभ उन्हें निर्धारित करने की असुविधा से कहीं अधिक हैं। जब हम अपनी ऊर्जा और समय की रक्षा करते हैं तो हम अधिक सशक्त, अधिक नियंत्रण में और अधिक शांति में महसूस करते हैं। ऐसा करके हम अपने लिए एक स्वस्थ, अधिक संतुलित वातावरण बना रहे हैं। सीमाएं ऐसी दीवारें नहीं हैं जिन्हें हम लोगों को बाहर रखने के लिए बनाते हैं। वे ऐसी संरचनाएं हैं जो प्रामाणिक संबंध के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती हैं और सार्थक रिश्तों को पनपने देती हैं। सीमाएं निर्धारित करना आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का कार्य है।
स्पष्ट सीमाएं बनाकर हम खुद से कह रहे हैं कि हमारी जरूरतें मायने रखती हैं, कि हम सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के योग्य हैं और हम अपने आसपास के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सीमाएं निर्धारित करने की क्षमता आत्मसम्मान, भावनात्मक कल्याण और स्वस्थ रिश्तों के लिए आवश्यक है। यह हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करने, प्रामाणिक संबंध विकसित करने और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने की अनुमति देता है। सीमाएं स्थापित करना आत्मखोज की हमारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमें एक ऐसा जीवन बनाने के लिए सशक्त बनाता है जो अधिक खुशी, अधिक उद्देश्य और अधिक आंतरिक शांति से भरा हो। अध्याय 10, सराहना का जादू। सराहना एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर होती है, एक ऐसा तरीका जिससे हम दुनिया को देखते हैं और उसमें मौजूद अच्छाई को महत्व देते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने जीवन में मौजूद वरदानों को पहचानने और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाने में मदद करता है। अक्सर हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस कारण हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उन चीजों का पीछा करते हैं जो हम चाहते हैं और उन साधारण खुशियों को खो देते हैं जो हमें वास्तविक आनंद दे सकती हैं। सराहना हमें कमी और अभाव से हटाकर प्रचुरता और महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों के बीच भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका हम सम्मान कर सकते हैं। यह सूर्य की गर्मी, एक दोस्त की मुस्कान, घर का आराम या स्वादिष्ट भोजन का स्वाद जितना सरल हो सकता है। ये साधारण सुख अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। सराहना का अभ्यास हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम सचेत रूप से अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम तनाव, चिंता और अवसाद को कम करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सराहना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकती है, तनाव को कम करके और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके। सराहना हमें दुनिया को देखने के अपने नजरिए को बदलने में मदद करती है और हमें हर दिन छिपी हुई सुंदरता और अच्छाई को देखने का मौका देती है। यह हमारे दिलों और दिमागों को खोलता है और हमें खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। यदि आप सराहना का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप एक सराहना पत्रिका में उन चीजों को लिख सकते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, या बस कुछ मिनट निकालकर उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं और जो आपको बहुत खुशी देते हैं। अपनी दिनचर्या में सराहना को शामिल करके हम अपने दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव ला सकते हैं और हम अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हर स्थिति में, भले ही वह मुश्किल हो, कुछ न कुछ सम्मान देने लायक होता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं और यह हमें उन चीजों को महत्व देना सिखाता है जो हमारे पास पहले से हैं। यह हमें अपने जीवन में मौजूद सभी वरदानों का सम्मान करने में मदद करता है और यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह हमें दूसरों से जुड़ने में भी मदद करता है, उन लोगों के साथ प्यार, दोस्ती और करुणा को बढ़ावा देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सराहना हमें वर्तमान में अधिक रहने और हर पल का आनंद लेने में मदद करती है। जब हम सराहना के साथ वर्तमान में जीते हैं, तो हम जीवन में मौजूद सुंदरता का सम्मान करना सीखते हैं। हम अपने अनुभवों में अधिक गहराई से शामिल होते हैं और हम छोटी छोटी चीजों में खुशी पा सकते हैं। सराहना हमें सिखाती है कि खुशी केवल भविष्य का लक्ष्य नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है और हमारे पास इसका अनुभव करने की क्षमता है। सराहना हमें बदलाव को अपनाने और अज्ञात को स्वीकार करने में भी मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन हर अनुभव से सीखने और विकसित होने की क्षमता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे उन क्षणों में भी आशा और विश्वास बनाए रखना है जब चीजें मुश्किल या अनिश्चित लगती हैं। सराहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें लचीला, दयालु और सशक्त बनाती है। यह हमें चुनौतियों से दूर देखने और हमारे सामने की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन की यात्रा को आशा, खुशी और उद्देश्य की भावना के साथ अपनाने में सक्षम बनाती है। सराहना का जादू यह है कि जितना अधिक हम इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक हम उन वरदानों को देखने में सक्षम होते हैं जो हमेशा से हमारे आसपास रहे हैं। इसीलिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने जीवन में सराहना का अभ्यास करें। उन चीजों के बारे में सोचें
जिनका आप सम्मान करते हैं और उन्हें अपनी खुशी और कल्याण के लिए एक स्रोत बनने दें। आइए हम उस जादू को याद रखें जो हमारे जीवन में मौजूद है और उन वरदानों का सम्मान करें जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। सराहना को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम वास्तव में एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द माउंटेन इज यू की इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, जहां हमने अपने अंदर के पहाड़ को समझने और उसे पार करने के तरीकों पर विचार किया। यह यात्रा हमें दिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर हमारे अंदर ही छिपी होती हैं और उन बाधाओं को पहचान कर उनका सामना करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा है वह केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन को प्रेरित भी करेगा। याद रखिएगा, यह समझ केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जागृत करने की कुंजी है। यह आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी आंतरिक चुनौतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। यह ऑडियो बुक आपको दिखाती है कि कैसे अपनी आत्म तोड़फोड़ करने वाली आदतों को पहचानें, अपने डर का सामना करें और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आकार देने के लिए अपनी आदतों और विश्वासों को बदलें। हमने यह भी देखा कि कैसे भावनाओं को स्वीकारना और उनसे सीखना और लचीलापन विकसित करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी याद दिलाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप अपने पर्वत को पार कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें हासिल कर सकते हैं। यह यात्रा आपको खुद से जुड़ने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने अंदर मौजूद क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं और आप अपने अंदर छुपी पर्वत को पार कर सकते हैं।